welcome to Commerce School. How are you all? I hope, I wish you are all well. So, let's start our next lecture. That is on the accounts of not for profit concern. हमें अभी तक सीखा कि what do you mean by not for profit concern, or you can call it a non-trading concern, right? Then after we have learned about the differences between the trading concerns and the non-trading concerns. Then after we have understood the accounting treatment. हमने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, हम बनाते क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. व्हाट यू मीन बाय रेवेन्यू आइटम्स एंड व्हाट यू मीन बाय द कैपिटल आइटम्स, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. हम कुछ ऐसी टर्म्स समझेंगे जो आपको सिर्फ इसी चैप्टर में ऑब्जर्व करने को मिलेगी. ठीक है, तो हम कुछ ऐसे टर्म समझेंगे जो आपको सिर्फ इसी चैप्टर में मिलेगी. तो उनका सबसे पहले तो मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो एक एडजस्टमेंट के जैसे काम करते हैं इस चैप्टर में, तो वो कैसे होगा. ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्कूल. हाउ आर यू ऑल? आई विश यू आर ऑल वेल. सो today we are going to learn in this lecture accounts of not for profit concern. हमारा ये चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर में हम आज सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों को इस चैप्टर में मिलेंगी, जिनका मीनिंग सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तब आप लोगों को उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ. यू कैन सी द ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स. मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी, सारी एडजस्टमेंट बताऊंगी. यहाँ पर उतनी एडजस्टमेंट नहीं है जितना हमने फाइनल अकाउंट में सीखी थी. तो अभी हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उनकी जो भी बेसिक एडजस्टमेंट हमें इस चैप्टर में लगेगी वो हम सीखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन एक ऐसा टर्म है, जब उसका हम सॉल्विंग करते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है उसमें. कभी भी किसी बच्चे को डाउट अगर रहता है तो वो सब्सक्रिप्शन है. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप मेरी बात से एग्री करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज वेरी इजी. ओके, तो थोड़ा लगता है प्रैक्टिस के लिए, जब कोई भी बच्चा नया नया करता है तो उसको थोड़ा सा आता है प्रॉब्लम, लेकिन उतना कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है. ध्यान में रखना है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो सबने ध्यान से समझना है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या? सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या? जो डेली बेसिस पर मेंबर से फीस मिलती है उसे बोला जाता है सब्सक्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स कॉलेजेस में जो बच्चे फीस देते हैं, है ना, बच्चे देते हैं ना फीस, तो वो स्कूल वालों के लिए क्या है? इनकम. बच्चे हर महीने फीस देते हैं, है ना, हर महीने फीस दी जाती है, तो उसे बोला जाता है रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स जो ऐसी कॉलेज की तरफ से बता रही हूँ, तो कॉलेज वालों के लिए क्या है? वो इनकम है ना. तो कॉलेज एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है. कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए क्या है? वो इनकम है. जो बच्चा फीस देता है हर महीने, तो वो क्या है? उनके लिए इनकम है. मंथली इनकम, मंथली फीस मीन्स उनके लिए क्या है? इनकम है. तो वो उनके लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं वो क्या है? सब्सक्रिप्शन है. मेंबर जो भी फीस देते हैं तो उसे बोला जाता है सब्सक्रिप्शन, और वो बार बार दी जाती है, हर महीने दी जाती है. फीस इज रेगुलर, है ना. तो फिर इस वजह से कॉलेज को, स्कूल को बार बार मिलने वाली बच्चों से फीस, इस वजह से कॉलेज या स्कूल के लिए वो फीस क्या है? सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, ओके. तो क्या है? इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग का काम तो करता नहीं है, वो कोई दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो ना तो गुड्स खरीद रहा, ना गुड्स बेच रहा. तो इस वजह से उनका ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो रोल ही नहीं है. तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है? एक मीडियम है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या? जैसे मैंने अभी बताया, स्कूल अगर कॉलेज है आपका, और आपको जो बच्चों से फीस मिल रही है, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है. कैसी इनकम है? वो सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, और वो कैसी इनकम है? रेवेन्यू इनकम है, क्योंकि वो आपको हर महीने मिलती है, इस वजह से वो कंपल्सरी रेवेन्यू है. रेवेन्यू इनकम किधर जाती है? मैंने आपको बताया था ना, रेवेन्यू हमको दी जाती है रिसिप्ट साइड में, और हम ट्रांसफर किधर करते हैं? इनकम साइड में. ओके, तो क्या है? इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मेजर सोर्स है किसका? इनकम का. मतलब एक साधन है, एक बड़ा साधन है जिधर से इनकम आती है. ओके, इट इज पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली. हर एक मेंबर पीरियोडिकली पे करता है. पीरियोडिकली मीन्स मंथली, है ना, या फिर कुछ बच्चे एक साथ फीस पे करते हैं, लेकिन पैसा तो हर बार का आ रहा है ना. तो क्या है? इट इज पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली. पीरियोडिकली मेंबर्स पे करते हैं, और इन द लमसम. या फिर कोई बच्चा क्या करता है? पूरी फीस पे कर देता है एक साथ. तो स्कूल कॉलेज के पास पूरी फीस आ गई, है ना, बच्चे की. तो है तो मंथली फीस ही ना, लेकिन एक साथ आ गई. तो क्या है? इट इज रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग मीन्स क्या? जो बार बार होता है, दैट इज रिपीटिंग इन नेचर.
फीस क्या होती है स्कूल कॉलेज में, बच्चों की फीस क्या आती है, हर महीने आती है। तो वो क्या है, रिकरिंग है, मतलब बार बार आ रही है फीस, तो उसको बोला जाता है रिकरिंग इन नेचर। एंड इट इज रिकरिंग होना मतलब क्या, रिसिप्ट, मतलब वो रेवेन्यू नेचर की है। रिकरिंग है मतलब बार बार हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू, है ना। एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड, मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोगों को दी किधर जाएगी, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दी जाएगी, और हम इसको ट्रांसफर किधर करेंगे, क्योंकि ये बार बार आ रही है। तो रिवेन्यू नेचर आइटम्स किधर रिकॉर्ड होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही समझाया था इस बारे में। रिवेन्यू नेचर आइटम्स हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड करते हैं, राइट, क्योंकि वो इनकम बार बार आ रही है, तो इनकम साइड में रिकॉर्ड होगी। इनकम साइड बोलो या फिर आप क्रेडिट साइड बोल सकते हैं, किसके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम साइड, राइट। तो अभी हम देखेंगे इसका एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट है उसमें सब बच्चों को डाउट रहता है, मोस्टली बच्चों को डाउट रहता है, तो इसी कंसेप्ट में रहता है। तो हम पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सब लोगों को एडजस्टमेंट की टाइम पे समझ में आना चाहिए। ओके, तो क्या है, हम देखेंगे फॉर्मूला बोल सकते हैं आप इसको, या फिर एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, अभी आप लोगों को पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए, इनकम है, क्योंकि वो बार बार आ रही है, इस वजह से हम उसको किधर रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मीन्स इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो उसका इफेक्ट किधर आता है, इनकम साइड में आता है। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वो हम एक साल के लिए बनाते हैं। एक साल मतलब कौन सा, करंट ईयर, जो हमारा साल चल रहा है उसके लिए हम बनाते हैं। सबके लिए बनाते हैं हम, करंट ईयर के लिए बनाते हैं। ओके, और इनकम साइड में रिकॉर्ड होता है, इनकम साइड में हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। आपको जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला हम इधर लिखेंगे, सॉरी इधर लिखेंगे, हम बाहर लिखेंगे। ओके, सब्सक्रिप्शन किधर लिखेंगे, एक मिनट, हम सब्सक्रिप्शन किधर लिखेंगे, बाहर के कॉलम में लिखेंगे, बाहर के कॉलम में नहीं, इधर लिखेंगे, सही है। सब्सक्रिप्शन आपको मिला, ओके, आपको जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से हम क्या करेंगे, ये हमें इस साल इतना सब्सक्रिप्शन मिला, मान लो आपको 10,000 रुपए मिले, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ, मान लो आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 10,000 सब्सक्रिप्शन मिला। और कोई पर्सन आपको क्या बता रहा है, वो आपका मेंबर क्या बता रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द लास्ट ईयर। हमें इस साल का इनकम पता करना है कि सब्सक्रिप्शन का इनकम इस साल के लिए हमारा कितना हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द लास्ट ईयर माइनस कर देंगे, एंड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर माइनस कर देंगे। क्या है, मुझे अगर इस साल का पता करना है, इस साल का पता करना है मेरा इनकम कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगी, 10 जनवरी से अगर मुझे मान लो 1,000 पिछले साल का मिला है तो मैं माइनस करूंगी। मेरा इस साल का कितना है, 10 जनवरी से 1,000 पिछले साल के नाम का है, मैं क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी। क्यों कर रही हूँ मैं माइनस, क्योंकि मुझे इस साल का इनकम पता करना है। ओके, नेक्स्ट ईयर का मुझे उसी में से 10 जनवरी से 1,000 पिछले साल का है और 1,000 अगले साल का है, तो पिछले साल का भी माइनस कर दूंगी, अगले साल का भी माइनस कर दूंगी। तो मतलब मेरा जो बचेगा वो क्या होगा, इस साल का इनकम होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, पिछले साल का इस साल का इनकम पता करने के लिए हम सबसे पहले माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस साल का इनकम पता करना है, इस वजह से आप क्या करो, अगर 10,000 में ही, मतलब आपके पास जितना भी सब्सक्रिप्शन आया उसमें आपको बताया है कि सामने वाला बंदा आके बोल रहा है कि इसी में 10,000 में 2,000 पिछले साल की है और कुछ पैसा अगले साल का है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें इस साल का पता करना है, ठीक है। ओके, 10 जनवरी से मान लो 1,000 आपको पिछले साल का है, 1,000 क्या है आपका पिछले साल का है, तो आपका कितना इनकम इस साल का कितना हुआ, फिर 9,000 हुआ। 1,000 अगर पिछले साल का है तो इस साल का कितना हुआ, 9 हुआ ना। और वही पर्सन आपको बता रहा है कि इसमें से जो 10 जनवरी में से 1,000 का पिछले साल का है, लास्ट ईयर का है, ये एल बाय मीन्स लास्ट ईयर का है, और उसमें से 1,000 क्या है आपका अगले साल का है, मतलब 10 जनवरी से 1,000 मैंने पिछले साल के लिए दी, 1,000 मैंने अगले साल के लिए, तो मतलब इस साल के लिए कितने मिले आपको, 8,000 मिले ना, एंड बाय मीन्स नेक्स्ट ईयर। उसके बाद क्या दिया आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। मान लो स्कूल कॉलेज के एग्जाम्पल दे, किसी बच्चे ने फीस आपको पिछले साल ही दे दी थी, इस साल के नाम की कितनी दे दी थी, 2,000 दे दी थी। आप उसको भी तो काउंट करोगे ना, आप क्या काउंट करोगे कि मुझे इस साल कितना इनकम मिला, बच्चे ने कितनी फीस दी इस साल के नाम की, कितनी दी इस साल के नाम की। अब वो मान लो 11वीं में है, 10वीं का उसने इतना दिया 1,000, वो बोल रहा है मैंने 12वीं का 1,000 दे दिया, और वो 9th में ही दे चुका 2,000 रुपये आपको, 9th में आपको 2,000 रुपये दे चुका। तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, पिछले साल ही आपको इनकम मिल गई थी इस साल के नाम की, तो वो भी तो काउंट करेंगे ना, है ना। ये 8,000 आपको इस साल के नाम के मिले और 2,000 आपको पहले ही मिल चुके, तो 8 और 2 कितने हो चुके, फॉर करंट ईयर मतलब इस साल के नाम का, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2,000, मतलब इस साल के नाम का कितना मिला आपको, 10,000 मिला,
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, लेकिन अपनी फीस है 15,000, तो अभी भी 10,000 मिले उसके, इस साल के नाम के उसे कितने मिले 10,000 के, लेकिन अभी भी 5,000 मिलने बाकी, क्योंकि अपनी फीस है 15,000, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग है कितना 5,000, मतलब कितना टोटल कितना है 15,000 हमारी फीस है। ओके, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, दिस इज व्हाट एग्जाम्पल। ओके, ठीक है। तो हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब लोगों ने ध्यान रखना है ये ना, मतलब तुम एकदम फॉर्मूला ध्यान में रख लो एकदम। क्या, सब्सक्रिप्शन आपको जितना मिला माइनस करेंगे उसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर माइनस, उसके बाद हम करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर प्लस, ओके, और फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, मतलब अभी भी इस साल के नाम का पैसा मिलना बाकी है, तो वो भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब आप ध्यान में रखो, जो करंट ईयर के नाम से आए ना, पिछले साल ये आपको पहले मिल चुका है, इस साल के नाम का वो भी क्या करेंगे, प्लस फॉर करंट ईयर था, और इस साल के नाम का मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, इस साल के नाम का भी मिलना बाकी है, दोनों बच्चे से क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, फिर हम करंट ईयर के नाम की इस वजह से हम प्लस करेंगे, और पिछले साल की लास्ट ईयर के नाम की क्या करेंगे, माइनस, नेक्स्ट ईयर के नाम की क्या करेंगे, माइनस। ओके, अंडरस्टूड। सब लोगों ने इतना फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जैसे मुझे याद है सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं, माइनस फॉर द लास्ट ईयर, माइनस फॉर द नेक्स्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर प्लस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर प्लस, ठीक है। वो भी सीक्वेंस में याद रखना है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कोई भी ऊपर नीचे कर दो, नहीं चलता, आप लोगों को ये सीक्वेंस में याद रखना है। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट देखो, सेकंड इफेक्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, आपको सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया, जब भी हमें कोई इनकम पहले ही मिलती है, एडवांस में मिलती है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पहले ही मिल गया, कोई बच्चा आपको अगले साल की फीस पहले ही दे रहे, तो वो आपके लिए क्या हो गई, जब भी इनकम हमें एडवांस में मिलती है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। इस वजह से इसका इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, ये किधर जाता है, इसका इफेक्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है। तो वही हमने इधर लिखा, देखो सब्सक्रिप्शन से फॉर द नेक्स्ट ईयर किधर आ गया, लायबिलिटी में आ गया, वो मैंने उधर डाल दिया, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर मींस क्या है, इनकम एडवांस में मिली है, जब भी हमें एडवांस में इनकम मिलती है, सब्सक्रिप्शन इज इन इनकम, वो भी कैसी इनकम जो हमें बार बार मिलती है, जैसे क्या स्कूल कॉलेज को बच्चों से फीस मिलती है ना। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की इनकम, अगर कॉलेज को स्कूल को किसी बच्चे ने अगले साल की फीस पहले ही पे कर दी, तो वो कॉलेज के लिए क्या है, प्री रिसिप्ट इनकम है, इनकम एडवांस में मिल गई, तो वो फॉर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। इस वजह से हम इधर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, और दूसरी चीज का भी इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, और इस साल के नाम का भी सब्सक्रिप्शन का नाम का पैसा मिलना बाकी है। जब ये मिलना बाकी रहता तो वो किधर आएगा, असेट में आएगा। इस वजह से देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल के नाम का भी पैसा मिलना बाकी है, इस वजह से किधर आएगा, असेट में आएगा, और ये इफेक्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है। दो इन बस ये सारे एडजस्टमेंट में से दो इफेक्ट लायबिलिटी में जाते हैं। ओके, और ये देखो सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप लोगों को पिछले साल के नाम का पैसा मिलना बाकी था, मिल गया, बात खत्म। ओके, कोई लायबिलिटी तो नहीं है आपकी, क्योंकि वो मिल चुका आपको ना, आपके लिए असेट है, मिलना बाकी है, मिल चुका ना, इस वजह से उसका इफेक्ट किधर भी नहीं आता। और आउट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, आप लोगों को पिछले साल ही पैसा मिल गया था इस साल के नाम का, तो पिछले साल आपके लिए क्या था, वो प्री रिसीव्ड इनकम था, तो पिछले साल आपने लायबिलिटी भी लिखा था, लेकिन इस साल हम क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे किधर, सब्सक्रिप्शन में। ओके, अंडरस्टूड। मैं आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के पहले मैं आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बताऊंगी, 4-5 प्रॉब्लम मैं सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का एक्सप्लेन करके दूंगी, क्योंकि जब हम सब्सक्रिप्शन का सॉल्व करते हैं तब हम उसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। वो 2 तरीके क्या होते हैं, जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के पहले, वो भले आपकी टेक्स्ट बुक से हो, भले वो टेक्स्ट बुक से ना हो, पहले मैं आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए गाइड करूंगी कि सब्सक्रिप्शन का कैसे दिया जाता है, तो हम कैसे करेंगे। 2 तरीके से दिया जाता है, तो हम 2 तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले पूरा हम आज बेसिक टर्म्स पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे पहले आपको डिटेल में सब्सक्रिप्शन का बताऊंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अभी हम आगे के टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, so now we are going to learn the another basic terms. Okay, so second one is we have already studied about the subscription. Then after life membership fees. Life membership fees किसे बोलते हैं, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए जो मेंबरशिप फीस लगती है उसे बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल कॉलेजेस में कुछ टीचर्स परमानेंट बनने के लिए कुछ फीस पे करते हैं, जो कुछ लाखों में होती है ना, तो वो तो एक ही बार पे की जाती है, इस वजह से उसे क्या बोला जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस। और उस फीस से वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट बन जाते हैं। परमानेंट मीन्स लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं, तो मतलब वो लाइफ टाइम उधर ही रहेंगे। तो क्या है, इट इज पेड
पेड बाय द मेंबर्स वंस इन अ लाइफ टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे मतलब जो भी मेंबर लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है तो वो एक ही बार में कुछ तो भी बहुत ज्यादा पेमेंट क्या करता है, पे करता है, जिससे वो क्या बन जाता है, लाइफ टाइम मेंबर बन जाता है ना। क्या है, इट इज पेड बाय द मेंबर वंस इन अ लाइफ। ये वो फीस है जो मेंबर पे करता है जिंदगी में एक बार, लाइफ में एक बार पे करता है, टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो उस फॉर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाए, लाइफ टाइम मेंबर बन जाए। ओके, अब ये क्या है, ये फीस आप लोग समझ सकते हैं कि वो तो अब जो भी परमानेंट बनने के लिए फीस पे कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक ही बार पे करेगा, एक ही बार पे करेगा और वो लाइफ टाइम मेंबर बन जाएगा। तो एक ही बार पे कर रहा है, इस वजह से वो जो चीज, ऐसा रिसिप्ट जो बहुत सालों में एक बार आती है या फिर जिंदगी में एक बार आती है, ऐसा रिसिप्ट को हम कैसे रिसिप्ट बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट किधर जाता है, कैपिटल नेचर की सारी आइटम, कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल पेमेंट, वो किधर जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल रिसिप्ट तो वो किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, राइट। इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू द कैपिटल फंड। इस वजह से लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जाके ऐड कर देते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको बोला जाए तो ना बोला जाए, कभी भी कैपिटल फंड में जाके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, ठीक है, समझ में आया सबको। ओके, उसके बाद क्या है, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस देखो, अब अपना कॉलेज या स्कूल है मान लो, तो हर एक बच्चा एडमिशन लेगा, है ना, एंट्री करेगा तो उसको क्या फीस पे करनी पड़ती है, एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है ना। तो क्या है, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, उसको क्या बोला जाता है, एंट्रेंस फीस और क्या बोला जाता है, एडमिशन फीस। क्या है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कोई बच्चा या फिर है ना, जब भी कोई बच्चा स्कूल पे एडमिशन लेता है, हर एक क्लास में एडमिशन लेने के टाइम उसको फीस पे करनी पड़ती है ना, तो उसे बोला जाता है एडमिशन फीस। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, अ न्यू मेंबर हैज टू पे द एंट्रेंस फीस। हर एक मेंबर को क्या पे करनी पड़ती है, एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है। अब क्या है, सिंस इट इज पेड only once by a member, it is non recurring in nature and such receipt is the capital receipt। क्या है इसका मतलब, देखो एंट्रेंस फीस या क्या, एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस बोलिए आप, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस दो तरह की होती है। आप उसको कैपिटल रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, आप उसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कैसे हुआ एंट्रेंस फीस, कैपिटल रिसिप्ट यूं हुआ कि एक बच्चा एडमिशन करवाने के लिए तो एक ही बार फीस पे करेगा, तो वो कैसा है, बार बार नहीं हो रहा, दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, इस वजह से उसको कैसा रिसिप्ट बोला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। ओके, और इसी को रिवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट क्यों बोलते हैं, देखो एक मेंबर ने एक बार फीस पे की, लेकिन एक बार एक मेंबर ने फीस पे की, फिर दूसरी बार दूसरे ने की, तीसरी बार तीसरे ने की, ऐसे हर बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के टाइम पे वो हमें तो बार बार वो फीस आ रही है ना, एडमिशन फीस हमें तो बार बार आ रही है, तो वो क्या है, रिवेन्यू नेचर का हो गया। तो अब आप कैसे जज करोगे कि हमें रिवेन्यू लेना है या कैपिटल लेना है इसको, है ना, तो वो आपको उसके लिए एडजस्टमेंट में बताया जाएगा कि आपको रेवेन्यू लेना है या इसको कैपिटल लेना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं बताया तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, रिवेन्यू, मतलब हम इसको कहाँ पे डालेंगे, एंट्रेंस फीस और एडमिशन की फीस के बारे में अगर आपको कुछ स्पेशल जानकारी नहीं दी कि इसको आप लोगों को रिवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करना है या कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर करना है, तो अब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करेंगे। और रिवेन्यू रिसिप्ट किधर जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आई मीन टू से इनकम साइड में जाती है। ओके, समझ में आया सबको। क्या है, सिंस इट इज पेड ओनली वंस बाय द मेंबर, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड एज इज अ कैपिटल। जब एक मेंबर फीस पे करता है तो वो एक ही बार पे करेगा, इस वजह से हम उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ओके, हाउएवर every year new members join the organization, therefore it is an item of the revenue nature। लेकिन बार बार हर एक बच्चा एडमिशन ले रहा है तो वो हर बार पे ये फीस पे करेगा, मतलब अपने को तो बार बार आएगी ना, कभी किससे आई, कभी किससे आई, फिर किससे आई, है ना, तो वो क्या है, रिवेन्यू नेचर है। तो हम कैसे जज करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि रिवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करो तो हम इसके इनकम में लिखेंगे, अगर आपको बोला जाता है रिवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर करो तो हम कैपिटल लेंगे और उसे लायबिलिटी में डालेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बताया तो हम क्या लेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब अगली टर्म है डोनेशंस। ओके, तो डोनेशंस का क्या मतलब आप लोग को पता ही है, जब कोई हमें डोनेशन देता है पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट से या फिर कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन जब हमें डोनेशन देता है तो वो एक हमारे लिए क्या है, इनकम का सोर्स है। नॉन ट्रेडिंग के लिए क्या है, वो एक इनकम सोर्स है। डोनेशंस क्या है, डोनेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोशल एक्टिविटी। अगर किसी के पास पैसा रहेगा तभी वो कुछ किसी के लिए कर सकता है, राइट। तो सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी उनको क्या चाहिए, डोनेशंस चाहिए, है ना। तो क्या है, डोनेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सोशल एक्टिविटी, ताकि वो सोशल एक्टिविटी अरेंज कर सके, हैंडल कर सके, है ना।
अब डोनेशन दो तरीके की होती है. डोनेशन आर द टू टाइप्स. व्हाट आर दैट? देयर आर टू वेज फॉर कलेक्टिंग द डोनेशन. डोनेशन कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं. ठीक है, तो मैं पहले आपको बताती हूँ क्या है. एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन. मीन्स डोनेशन अगर आपको जनरली मिल रही है, मीन्स वो आपकी मर्जी कि आप किसी भी यूज के लिए यूज कीजिए, किसी भी काम के लिए यूज कीजिए, तो वो होता है जनरल डोनेशन. कभी मान लो किसी ने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को क्या दिया, डोनेशन दिया, और उन्होंने बोला कि आपकी मर्जी किसी भी काम में यूज करो. किसी भी काम मतलब फॉर द सोशल पर्पज, है ना, उसके लिए यूज करो. तो फिर वो हुआ जनरल डोनेशन. तो वैसा जनरल डोनेशन हमें बार बार मिलता है, मतलब कोई भी देके जाएगा तो वो है जनरल डोनेशन. मीन्स हमें बार बार मिलेगा, कभी भी मिलेगा. जनरल मीन्स रेवेन्यू. जनरल मीन्स व्हाट? रेवेन्यू. ओके, रेवेन्यू डोनेशन भी बोल सकते हैं. ऐसा डोनेशन हमें बार बार मिलेगा, इस वजह से वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है. और रेवेन्यू रिसिप्ट किधर दिया जाएगा? आपको दिया जाता है रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, और हम ट्रांसफर किधर करते हैं? इनकम साइड में. ओके, देन आफ्टर स्पेशल और द स्पेसिफिक डोनेशन. मीन्स एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको डोनेशन मिल रहा है. जैसे डोनेशन फॉर द लाइब्रेरी फंड, डोनेशन फॉर द प्राइज फंड, डोनेशन फॉर द पर्टिकुलर पर्पज के एक डोनेशन मिल रहा है, बिल्डिंग फंड. तो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको डोनेशन मिल रहा है, तो वो डोनेशन आपको उसी काम में लगाना है जिसके लिए आपको डोनेशन मिला है. तो मतलब आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो आपको बार बार नहीं मिलने वाला. वो एक बार जिस काम के लिए मिला तो वो आपको एक ही बार मिलेगा. तो वो कैसा डोनेशन है? वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वो आपको बहुत सालों में एक बार मिलेगा या फिर लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा. तो वो बार बार नहीं मिलने वाला. दैट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर. इस वजह से वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, क्योंकि जो पैसा मिला हमें उसी काम में लगाना है, तो वो हमारे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी. ओके, तो किस टाइप की होती है? दो तरीके की होती है. जैसे क्या देखिए, जनरल डोनेशंस आर रिसीव्ड नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. ये कोई पर्टिकुलर काम के लिए नहीं मिल रही है, आपको किसी भी काम के लिए मिल रही है. मीन्स आपको डोनेशन मिल रही है, आप किसी भी काम में लगाओ, वो आपकी मर्जी. एंड दे आर रिकरिंग नेचर. ये इनकम, ये जो ऐसा पैसा है जो जनरल डोनेशन है, रेवेन्यू डोनेशन बोलो, वो पैसा आपको बार बार मिलेगा. ठीक है, ऐसा डोनेशन आपको बार बार मिलेगा. तो वो कैसा नेचर का है? रिकरिंग नेचर का. मीन्स बार बार मीन्स रेवेन्यू नेचर का है. सो रिकॉर्डेड ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इस वजह से वो किधर रिकॉर्ड होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. ओके, सेकंड डोनेशन है स्पेसिफिक और द स्पेशल डोनेशन. व्हाट इज दिस? स्पेसिफिक डोनेशंस आर रिसीव्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक डोनेशन मींस क्या? एक पर्टिकुलर काम के लिए आपको कुछ पैसा मिल रहा है और आपको उसी काम में लगाना है. ठीक है, सो दे आर ऑफ द नॉन रिकरिंग इन नेचर. तो वो पैसा आपको बार बार नहीं मिलेगा. एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर कोई पैसा मिला तो वो एक ही बार मिलेगा और आपको उसी काम में लगाना है. अगर मान लो आज मुझे कोई पैसा देके जाता है और मुझे बोलता है कि इस पर्टिकुलर काम में लगाना है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, वो मुझे बार बार मिलने वाला है. नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है कि मुझे उसी काम में वो पैसा लगाना है. इस वजह से हम इसको किधर डालते हैं? लायबिलिटी में डालते हैं. और इसको किधर डालते हैं? इनकम में डालते हैं. ओके, फर्म हैज टू यूज दैट डोनेशन. हमको वो पैसा यूज करना है फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस. वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पैसा यूज करना है. इस वजह से वो क्या है? नॉन रिकरिंग है, वो बार बार नहीं मिलने वाला और आपको एक पर्टिकुलर काम में लगाना है. दैट इज वाई सो इट इज ऑफ द कैपिटल नेचर. वो कैपिटल नेचर का है क्योंकि आपको वो पैसा बहुत सालों में एक बार या फिर लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा. एंड रिकॉर्डेड इन द लायबिलिटी साइड. इस वजह से और वो किधर रिकॉर्ड होगा? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा. अंडरस्टूड? अगर आपको एक मान लो डोनेशन दिया, डोनेशन के ब्रैकेट में आपको बताया जनरल या फिर रेवेन्यू, हाँ, तो वो कैसा डोनेशन है? वो रेवेन्यू रिसिप्ट है. तो वो आपको बार बार मिलेगा. तो हम इसको किधर ट्रांसफर करेंगे? इसे किधर ट्रांसफर करेंगे? रेवेन्यू साइड में. और अगर आपको एक पर्टिकुलर काम के लिए डोनेशन मिल रहा है, जैसे डोनेशन फॉर द लाइब्रेरी फंड, डोनेशन फॉर ये, डोनेशन फॉर वो, पर्टिकुलर काम के लिए अगर मिला है तो आप किधर डालेंगे? लायबिलिटी में डालेंगे. ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर का देखो क्या लिया? गवर्नमेंट ग्रांट. क्या है गवर्नमेंट ग्रांट? क्या है? सरकार से मिलने वाला कुछ छूट, सब्सिडी, तो उसे बोला जाता है गवर्नमेंट ग्रांट. क्या है ये? Whenever the specific information is given about the government grant. गवर्नमेंट ग्रांट को भी रिवेन्यू बोल सकते हैं, रिसिप्ट बोल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको कैसे दिया जाता है. अगर आपको क्वेश्चन में बोले उसे रिवेन्यू, गवर्नमेंट ग्रांट को रिवेन्यू कंसिडर करो तो हम इनकम में डालेंगे. अगर उन्होंने बोला उसको कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर करो तो हम उसको लायबिलिटी में डालेंगे. मतलब वो आपको दिया जाएगा, इस बारे में आपको दिया जाएगा, रेवेन्यू के बारे में दिया जाएगा, कैपिटल के बारे में दिया जाएगा. और कुछ भी ना दिया जाए तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करेंगे. मतलब ऐसा पैसा कंसिडर करेंगे जो हमें बार बार मिलेगा और हम उसको किधर डालेंगे? इनकम साइड में डालेंगे. ओके, क्या है? Whenever the specific information is given about the government grant. जब आप लोगों को क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए, इट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट. हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर करेंगे. अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में बताया कि गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटलाइज गवर्नमेंट ग्रांट, कैपिटलाइज करना मतलब उसको कैपिटल रिसिप्ट है और वो किधर जाएगी?
लायबिलिटी में डाली जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। अगर आप लोगों को उन्होंने रेवेन्यू बताया तो भी रेवेन्यू कंसिडर करेंगे, उन्होंने अगर आपको कैपिटल बताया तो लायबिलिटी में डालेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया इस बारे में तो हम किधर डाल देंगे, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करें और किधर लिखेंगे, इनकम साइड में। ओके, इट शुड बी ट्रीटेड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड शुड बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करेंगे और वो किधर चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मींस व्हाट, इनकम साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स। ओके, यू मस्ट कीप इन माइंड, ताकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। और प्रॉब्लम में आपको हर एक बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। एडमिशन फीस को रेवेन्यू मानना है कि कैपिटल मानना है, लाइफ मेंबरशिप फीस तो होता ही कैपिटल है, वो तो कंपल्सरी कैपिटल फंड में मतलब लायबिलिटी में जाता है। डोनेशंस के बारे में भी आपको दिया जाएगा कि वो जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है। जनरल डोनेशन रहा तो इनकम में जाएगा और स्पेसिफिक डोनेशन रहा तो वो लायबिलिटी में जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसको रिवेन्यू मानना है, रिवेन्यू बोला तो इनकम और कैपिटल मतलब लायबिलिटी। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम आगे के और सारे टर्म्स समझ लेंगे ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाएगा सारे टर्म्स के बारे में। ओके, अब हमारी सिक्स हम टर्म देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका मीनिंग पता होना जरूरी है, लीगेसिस। सिक्स टर्म क्या है, लीगेसिस। लीगेसिस क्या होता है, जैसे कोई मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन ने अपनी पूरी मतलब उसकी डेथ हो गई और वो पर्सन अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम करके जा रहा है, किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम करके जा रहा है, मतलब सोशल सर्विस के लिए वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, उसने अपनी पूरी विल डोनेट कर दी, पूरी प्रॉपर्टी उसने डोनेट कर दी, तो वो क्या है, लीगेसिस है। तो ऐसा रिसिप्ट किसी भी फॉर्म के पास कैसा आएगा, एक ही बार आएगा, क्योंकि उस पर्सन की डेथ एक बार होगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी एक ही बार आएगी, राइट। तो इस तरीके से वो क्या है, लीगेसिस है। लीगेसिस कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पर जाएगा, ये और लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटल फंड में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। आप लोगों को इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए या ना दी जाए। ओके, समझ में आया। लीगेसिस मींस व्हाट, जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी नॉन ट्रेडिंग फर्म की समाज सेवा के नाम करके जाता है, किसी फर्म के नाम करके जाता है, तो उसे बोला जाता है नॉन ट्रेडिंग, उसे बोला जाता है लीगेसिस। ओके, क्या है, इट इज अ गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इट इज अ गिफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड। विल मीन्स मतलब उसकी जो मर्जी रहती है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बेस पर। डिसीज्ड मतलब जिस पर्सन की डेथ हो जाती है उसे बोला जाता है डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड पर्सन का गिफ्ट रहता है ये, वो अपनी विल में अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक ऐसी फर्म को डोनेट करके जा रहा है जो किसके लिए काम कर रही है, सोशल सर्विस के लिए काम कर रही है। ओके, तो मीन्स वो क्या है, लीगेसिस है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, उस टर्म को बोला जाता है लीगेसिस। सो देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया लीगेसिस के बारे में, या फिर मेंशन करें तो भी एक ही बात बताएंगे कि वो कैपिटल है, और नहीं मेंशन करें तभी भी हमें समझ में आया कि वो कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, सच रिसिप्ट आर ट्रीटेड एज द कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे रिसिप्ट को कैसे रिसिप्ट बोला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। एंड दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। और वो कैसी है, नॉन रिकरिंग मीन्स वो बार बार पैसा नहीं आने वाला, क्योंकि उस पर्सन की डेथ एक ही बार होगी और वो अपनी प्रॉपर्टी भी एक ही बार डोनेट करके जाएगा, राइट। इस वजह से उसे क्या बोला जाता है, नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, मतलब वो कैपिटल नेचर का है। एंड हेंस दे आर एडेड टू द कैपिटल फंड। इस वजह से हम उसको कैपिटल फंड में कंपल्सरी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडेड टू द कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में हम कंपल्सरी क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिसिप्ट के बारे में पढ़ा। सब्सक्रिप्शन एक रिसिप्ट है, कैसा रिसिप्ट है, वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, उसको हम इनकम में डालते हैं। देन आफ्टर लाइफ मेंबरशिप फीस, वो कैसा है, कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ में एक बार मेंबर बनने के लिए, है ना, मेंबर बन जाता है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद था मीन्स अभी तक हमने सारी रिसिप्ट के बारे में पढ़ा। डोनेशन एक रिसिप्ट है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एक रिसिप्ट है ना, लीगेसिस एक रिसिप्ट है। अभी हम पढ़ेंगे पेमेंट के बारे में। तो क्या है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मीन्स व्हाट, नाम आपने इसी चैप्टर में पहली बार सुना होगा, राइट। तो ऑनोरेरियम क्या होता है, ऑनोरेरियम एक पेमेंट है। क्या होता है, जब हम मान लो स्कूल्स या कॉलेजेस है, कोई गेस्ट लेक्चर के लिए आते हैं, किसी सीए का लेक्चर है या फिर किसी एक बड़े किसी एकदम रेप्यूटेड पर्सन का लेक्चर है, या फिर हॉस्पिटल में कोई एक गेस्ट लेक्चर लेने के लिए बाहर से आ रहा है, तो उसे बोला जाता है, हम उसकी जो फीस दी जाती है वो होता है ऑनोरेरियम। ठीक है, उसे फीस देनी पड़ती है ना, तो वो क्या ऑनरेरियम। मुझे क्या आप लाइफ में एक बार बुलाने वाले, हो सकता है हम उसको बहुत बार बुलाएंगे, उसके गेस्ट लेक्चर लेंगे, कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जाता है बाहर से, है ना। तो फिर वो कौन है, उसको जो फीस दी जाती है दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। और इसको तो अभी कभी भी बुला सकते हैं आप, है ना।
तो फिर गेस्ट लेक्चर आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी स्पेशल डॉक्टर को आप बाहर से बुला सकते हैं, राइट, सर्जरी वगैरह के लिए। तो वो फीस जो आप देते हैं वो बार बार देनी पड़ेगी, जब जब वो आएगा तब तक देनी पड़ेगी। तो कैसा पेमेंट है, वो रिवेन्यू पेमेंट है। ऐसा पेमेंट जो हमें बार बार देना पड़ता है, जब भी आप बुलाएंगे तब देना पड़ेगा, तो वो होता है ऑनरेरियम। समझ में आया सबको टर्म? ओके, इट इज एन अमाउंट पेड टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन। ये वो अमाउंट है जो हम किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को देते हैं, हु इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसको दे रहे हैं? हु इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम उसको बाहर से बुला रहे हैं, वो फर्म का मेंबर नहीं है, लेकिन हम उसको गेस्ट लेक्चर के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब जब आप बुलाएंगे तब तब आपको फीस देना पड़ेगा, तो ये कैसा पेमेंट हो जाएगा? रिवेन्यू पेमेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, अमाउंट पेड टू द आर्टिस्ट फॉर गिविंग द परफॉर्मेंस, गेस्ट लेक्चर एक्सेट्रा। और ये कैसा पेमेंट है? ये इट इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उस वजह से ये किधर ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होता है एक्सपेंडिचर साइड में, आपको दिया जाएगा, ये पेमेंट साइड में ट्रांसफर करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, अब उसके बाद क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी और द ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, ड्रग्स मीन्स व्हाट? मेडिसिन। ओके, इसका मतलब क्या है? मेडिसिन। क्या है? स्टॉक मटेरियल हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, स्टेशनरी हो या ड्रग्स हो, साल भर में आपने मान लो कंज्यूम कर लिया, कितना खर्चा किया इस पे। अगर हम ये निकालना हो, तीनों के लिए सेम एडजस्टमेंट है, सेम फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, तो वो क्या फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल कितना यूज हुआ, कितना खर्च लगा स्पोर्ट्स मटेरियल पे। स्टेशनरी, अगर कोई वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो उसमें स्टेशनरी लगता है ना। स्टेशनरी मीन्स व्हाट? ये जो पेपर, पेन, फाइल्स, ये सब क्या है? स्टेशनरी का पार्ट है। तो उधर कितना स्टेशनरी खर्चा लगा, स्टेशनरी पे कितना खर्चा लगा। कोई हॉस्पिटल है तो उधर हम देखेंगे ड्रग्स या मेडिसिन पे कितना खर्चा लगा। तो तीनों के लिए अगर हमें पता करना है कि कितना खर्चा हुआ, स्पोर्ट्स पे करना हो या स्टेशनरी पे करना है या ड्रग्स पे पता करना हो कि कितना खर्चा हुआ, तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही एडजस्टमेंट है। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ये मेन एडजस्टमेंट, एक था हमने देखा था सब्सक्रिप्शन का, और एक हम देख रहे हैं इस पे, और एक और एडजस्टमेंट है एसेट का। बाकी मेन 3 ही एडजस्टमेंट है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। मतलब सिर्फ बताएंगे कि रिवेन्यू है या कैपिटल है। रिवेन्यू बोलेंगे तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, और कैपिटल बोलेंगे तो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। इट्स अ रियली इजी चैप्टर। ओके, तो अभी क्या है, अगर हमें ये पता करना है साल भर में हमने कितना कंज्यूम किया, तो हम ये पहली बात ये हमारा खर्चा पता करना है। तो खर्चा पता करना मीन्स वो किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2000 व्हाटएवर विल बी द ईयर। एक्सपेंडिचर में लिखते हैं क्योंकि हमें ये पता करना है कि साल भर में हमने इन चीजों पे कितना खर्चा किया, राइट। तो क्या लिखा है मैंने इधर? स्पोर्ट्स मटेरियल, और यू कैन कॉल इट अ स्टेशनरी। स्टेशनरी का पता करना तो स्टेशनरी के लिए इधर लिखेंगे स्टेशनरी। स्पोर्ट्स मटेरियल पता करना तो लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल, और ड्रग्स का पता करना तो लिखेंगे ड्रग्स। कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल भर में आपने इन चीजों पे कितना खर्चा किया, ये बात अगर हमें पता करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मान लो साल भर के स्टार्टिंग में आपके पास कितने का स्टॉक था वो लिखेंगे, आपने साल के दौरान कितना परचेस किया वो लिखेंगे, मीन्स टोटल आपके पास कितना स्टॉक है, इतना स्टॉक है। साल के आखिर में अपने पास सिर्फ इतना स्टॉक बचा, हाँ, तो और बचा मतलब, और फिर यूज कितना हो, कितना यूज हो गया, तो ये क्या है? कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एग्जांपल देखो, मान लो ओपनिंग स्टॉक आपके पास इधर देती हूँ मैं आपको, इधर देखेंगे, मान लो आपके पास कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, मान लो आपके पास स्टेशनरी का मान लेते हैं 10,000 का स्टॉक था, उसने आपने फिर 5,000 का और स्टेशनरी परचेस किया, मीन टोटल आपके पास कितना स्टॉक हो गया? 15,000 का स्टॉक हो गया, ठीक है। साल के दौरान आपके पास कितने का स्टॉक था? 15,000 का स्टॉक था स्टेशनरी का। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, स्टार्टिंग में आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000 एग्जांपल ना, और आपने और स्टेशनरी परचेस की 5,000 की, मीन टोटल आपके पास साल के दौरान आपके पास कितने की स्टेशनरी है? 15,000 की। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिरी दिन आपके पास कितना स्टॉक है? सपोज हम स्टेशनरी का एग्जांपल है तो हम ये देखते हैं, साल के आखिरी दिन मेरे पास अभी भी स्टेशनरी का स्टॉक बचा है, कितना बचा है? 12,000 बचा है। तो 12,000 माइनस करेंगे, ताकि साल के दौरान था 15,000, साल के बाद आखिर दिन सिर्फ आपके पास कितना स्टॉक बचा? स्टेशनरी कितनी है? 12,000 की स्टेशनरी बची है ना। तो मतलब खर्च कितनी हुई? 3,000 की स्टेशनरी क्या हो गई? खर्च हो गई। तो ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो साल भर में हमने कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, इस तरीके से निकाला जाता है। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक, किसी भी चीज का क्लोजिंग स्टॉक वो किधर जाता है? एसेट में जाता है, इस वजह से हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में लिख देंगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक किधर आ जाएगा? एसेट साइड। ओके, अंडरस्टैंड। अभी ये एडजस्टमेंट और सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, और हमें एक और एडजस्टमेंट देखेंगे एसेट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ओके, उसके बाद हमारी इतना ही एडजस्टमेंट है, 3 ही मेन एडजस्टमेंट है, 3 ही फॉर्मूला है। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल और ड्रग्स कंज्यूम्ड द ईयर, एंड देन आफ्टर क्या?
एसेट का, वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, पहले आप चैप्टर 1 बाय 1 ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एकदम ध्यान से करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं आपको क्लियर तरीके से बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ओके, अभी हम अगला टर्म समझेंगे। So this is now we are going to learn the adjustment on any asset। अभी तक हमने सीखा सब्सक्रिप्शन का मेन एडजस्टमेंट था, और किसका सीखा हमने, स्टॉक मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी और ड्रग्स का, है ना। मतलब साल भर में उस पर कितना खर्च होगा ये हमने सीखा। और अभी हम लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है इस चैप्टर में। बाकी सब तो आप लोगों को सिर्फ इतना डिफरेंशिएट करने की कौन सा रिवेन्यू और कौन सा कैपिटल है। रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, सिर्फ इतना आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और बाद में हम देख लेते हैं, अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं एसेट पे, फॉर्मूला और द एडजस्टमेंट ऑन एसेट। ओके, तो क्या दिया आपको, ये आप एसेट किधर आता है, ऑब्वियसली बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। तो मैं एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, फर्नीचर ले लेते हैं हम, ठीक है। फर्नीचर, अब एसेट में फर्नीचर की जगह मशीनरी और बाकी कोई भी फिक्स्ड एसेट आप ले सकते हैं, मतलब आप लोगों को क्वेश्चन में जैसा भी दिया जाएगा वैसा लेना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ऐसा फर्नीचर जो हमारे पास साल के पहले दिन से था, ये फर्नीचर था जो हमारे पास साल के पहले दिन से था, इस वजह से तो बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपने साल के दौरान परचेस किया तो वो क्या हो जाता है, फर्नीचर में प्लस हो जाता है ना। और आपने अगर सेल किया तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन सेल के लिए कुछ माइनस करने के लिए सेल पे कुछ एडजस्टमेंट होता है। क्या है, ये सेल पर है, क्या है, अगर आप लोगों को दो वैल्यू दी जाएगी, बुक वैल्यू और सोल्ड वैल्यू। ओके, तो असेट सोल्ड, इधर मैं लिख देती हूँ असेट सोल्ड। ओके, असेट सोल्ड वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू में से यहाँ पर से सेल्स वैल्यू माइनस करते हैं सेल्स में से। लेकिन सेल्स में से कभी भी कौन सी वैल्यू माइनस होती है, सेल्स में से बुक वैल्यू माइनस होती है। कौन सी वैल्यू माइनस होती है, बुक वैल्यू माइनस होती है। अगर आपने 8,000 का असेट सेल, मतलब आपको मान लो 8,000 का असेट था, आपने 5,000 में सेल किया, लेकिन असेट कितने का जा रहा है, 8,000 का असेट जा रहा है। आपने 5,000 में सेल किया, वो मतलब वो हमारा पर्सनल इशू है, मीन्स कैलकुलेशन के टाइम पे आएगा वो। लेकिन आपने अगर 8,000 का असेट सेल किया तो आप इसमें से कितना माइनस करेंगे, 8,000 का बुक वैल्यू माइनस की जाती है। ओके, बुक वैल्यू हम माइनस करेंगे। अगर आपने 8,000 का असेट सेल किया, 5,000 में सेल किया, लेकिन आपने 8,000 का किया ना, तो 8,000 माइनस करेंगे। और 5,000 में सेल किया तो आपने 3,000 कम में सेल किया, तो लॉस हो जाएगा। असेट को सेल करने में क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसका इफेक्ट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, टू लॉस ऑन द सेल ऑफ असेट। एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे तो कितना है हमारा लॉस, कितना हुआ, 3,000 का लॉस हुआ ना, है ना, 3,000 का लॉस हुआ, है ना। इधर देखेंगे हम 3,000 का लॉस हुआ, तो वो किधर आएगा, ये जाएगा एक्सपेंडिचर में। और माइनस कौन सा करेंगे हम, ये माइनस करेंगे। ओके, कितना माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे। ओके, 5,000 को किधर भी लिखना नहीं। और अगर आपने 5,000 का असेट 8,000 में बेचा तो बुक वैल्यू माइनस की जाती है। तो हम सेल्स के टाइम पे कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, 5,000 या 8,000, 5,000 माइनस करेंगे। ओके, बुक वैल्यू माइनस की जाती है। जब भी आप असेट सेल करते हैं तो कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, हम सेल के टाइम पे बुक वैल्यू माइनस करेंगे। और आपने अगर ज्यादा में बेचा तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। 5,000 के असेट को आपने 8,000 में बेचा तो 3,000 का क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, जो कि किधर आएगा, इनकम साइड में आएगा, बाय प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट, है ना। ठीक है, यह क्या हुआ इस सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, हमारा 3,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, है ना। और वो किधर जाता है, किधर जाएगा, ये इनकम साइड में जाएगा, है ना। और माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे हम, 5,000 का सेट क्या करेंगे, 5,000 का माइनस कर देंगे, है ना। उसके बाद क्या है, और हो सकता है आपको सिर्फ इतना दिया जाए कि आपने कितने में से आपने कितना सेल किया, 5,000 का सेल किया, और आप लोगों को बुक वैल्यू दी नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपने 5,000 का असेट ही 5,000 में सेल किया। अगर आपको बुक वैल्यू ना दी जाए तो आप समझ लो कि जितने में आपने सेल किया वही उसकी बुक वैल्यू। मीन्स हमें 5,000 का असेट था, 5,000 में सेल कर दिया, मीन्स ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इस वजह से इधर नहीं आएगा उसका। समझ में आया, हम सेल करते टाइम कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं, बुक वैल्यू माइनस करते हैं। और अगर आपने ज्यादा में बेचा तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर आपने कम में बेचा तो क्या होगा, लॉस होगा। ओके, और अगर आपने डायरेक्टली आपको सिर्फ वैल्यू सेल की वैल्यू दी है तो आपको बुक वैल्यू नहीं दी, तो आप ये समझ लो कि जितने में आपने सेल किया वही उसकी बुक वैल्यू है। मीन्स ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, तो इस वजह से इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में कुछ भी नहीं आएगा उसके बारे में। और सेल माइनस करने के बाद अगर आपको सेल दिया जाए तो सेल माइनस करना, किस तरीके से माइनस करना, माइनस करते टाइम हमेशा बुक वैल्यू माइनस की जाती है। मैं इधर लिख देती हूँ, बुक वैल्यू माइनस की जाती है। ओके, उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे, और जो बाहर बचेगी वैल्यू ये क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। फर्नीचर का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। मीन साल के आखिरी दिन आपके पास जो भी फर्नीचर आप ले रहे हैं, आप हमने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर की असेट साल के आखिरी दिन कितनी वैल्यू बची, इतनी वैल्यू बची। ओके, और
जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कितना आता है? डेप्रिसिएशन मींस असेट की वैल्यू कम हो गई, फर्म के लिए लॉस है। जैसे हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या बना रहे हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। तो इस वजह से इधर आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट। ओके, लॉस एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। ओके, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। क्या है? एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस वजह से जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और जब भी लॉस होगा या कोई भी खर्चा होगा तो हम किधर लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सेम एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी क्या है? लास्ट चीज है, लास्ट टर्म है कैपिटल फंड। जैसे हम लिखते थे फाइनल अकाउंट में, हम लिखते थे ना कैपिटल लिखते थे, है ना, वैसे अब इधर हम क्या लिखेंगे? कैपिटल फंड लिखेंगे। बात एक ही है, कैपिटल बोलो या कैपिटल फंड बोलो। सिर्फ वहां पर पार्टनर्स थे, यहाँ पर हमारे पार्टनर्स नहीं। यहाँ पर वो ऐसी फर्म है जो क्या है? नॉन प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही। तो कैपिटल फंड किधर लिखते हैं? बैलेंस शीट में लिखते हैं। कैपिटल फंड इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कैपिटल फंड क्या है? कैपिटल के जैसा रहता है, उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाता है, राइट। कैपिटल फंड क्योंकि लायबिलिटी है, कैपिटल क्या होता है? किसी भी फर्म की क्या होती है? लायबिलिटी होती है, इस वजह से उसे लायबिलिटी में लिखा जाता है। कैपिटल फंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल इनकम एंड बाय कैपिटलाइजिंग द सरप्लस। कैपिटल फंड कहाँ से बनता है? कैपिटल इनकम, जो भी हमारी कैपिटल इनकम रहेगी, और सरप्लस से बनता है। क्या मतलब क्या है इसका? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? कैपिटल फंड आप लोगों को क्वेश्चन में अगर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं दिया जाता तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बताती हूँ कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल फंड कैलकुलेट करते टाइम मीन्स हमें ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। दो टाइप रहते हैं, दो टाइप क्या रहते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। अभी क्या है? कैपिटल फंड में हम क्या ऐड करते हैं? कंपल्सरी दो चीजें कैपिटल फंड में कभी भी ऐड होती है। क्या? लाइफ मेंबरशिप फीस कभी भी ऐड होगी और लीगेसीज कभी भी ऐड होगी। कंपल्सरी ऐड होगी क्योंकि कैसी आइटम है ये? कैपिटल नेचर रिसिप्ट है। कैसा पैसा है? ये कैपिटल नेचर का है। इस वजह से वो कभी भी लाइफ मेंबरशिप फीस बोले या लीगेसीज बोले, दोनों भी क्या होगी? कैपिटल फंड में जाके ऐड होगी। अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें अगर आपको सरप्लस आता है तो हम ऐड करेंगे इधर, और डेफिसिट आता है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और लास्ट में जो आपको मिलेगा वो होगा टोटल कैपिटल फंड। और अगर आप लोगों को बोला है, किसी भी चीज के बारे में बोला है, कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, कैपिटलाइज डोनेशन, कैपिटलाइज गवर्नमेंट का, किसी भी चीज को अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोला गया है, कैपिटलाइज मतलब क्या? कैपिटल फंड में ऐड करना। अगर किसी भी चीज को आपके बोलते हैं ना कि डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस को कैपिटलाइज कर दो, या फिर किसी भी चीज को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करना मीन्स व्हाट? कैपिटल फंड में ऐड कर देना, तो उसको भी हम कैपिटल फंड में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि दो टाइप होते हैं प्रॉब्लम की, वो दो टाइप क्या होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलता है, बैलेंस शीट का फाइनल टोटल कैसे आता है। ओके, तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो हम बाकी का जो भी मेन कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, तो हमारा पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक्स का समझना किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं कर सकते। अब इसके बाद जब मैं प्रॉब्लम करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है। तो क्या है? दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें हमें दो टाइप के प्रॉब्लम दिए जाते हैं। कौन से होते हैं वो दो टाइप? फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है जिसमें क्या होता है? when old balance sheet is not given in problem। और दूसरा टाइप क्या है? when old balance sheet is given in the problem। क्या लिखा हमने? जब लगभग आप लोगों को दो टाइप की प्रॉब्लम होते हैं। एक टाइप क्या होता है? जब आप लोगों को व्हेन ओल्ड बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, जब आप लोगों को प्रॉब्लम में सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा तो वो क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है, ओके। और मतलब जब सिर्फ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखे और क्या दिखेगा? एडजस्टमेंट दिखेगा।
और ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दिखेगी तो वो कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है। और जब आप लोगों को क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट भी दिखेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो रहता ही है, बैलेंस एडजस्टमेंट तो रहती है, मतलब अगर बैलेंस शीट नहीं दी गई तो वो फर्स्ट टाइप है, बैलेंस शीट दी गई है प्रॉब्लम में ऑलरेडी तो वो क्या है, सेकेंड टाइप है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप लोगों को क्या दिया जाता है, ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दी जाती, क्या दिया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, एडजस्टमेंट। ओके, तो ये क्या है, टाइप 1 है। ओके, और हमें सॉल्यूशन क्या करना है, सॉल्यूशन टाइम जब हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब हमें क्या बनाना है, तब हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्या बनानी है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है, न्यू बैलेंस शीट। ओके, मीन्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर क्लोजिंग, जो हमारा साल खत्म हो रहा होगा उसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और कभी कभार आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में क्या नहीं दिया जाता, कैपिटल फंड नहीं दिया जाता, तो कैपिटल फंड होना बहुत जरूरी है। कैपिटल फंड 2 बार में नहीं दिया जाएगा, या तो वो फर्म नहीं होगी, जब फर्म कोई नहीं होती है तो उस टाइप पे उसके पास इतना पैसा नहीं रहता, तो मतलब उसके पास क्या नहीं रहता, कैपिटल फंड नहीं रहता, तब हम नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर फर्म नहीं है, बहुत सालों पुरानी है और आप लोगों को कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे, इफ इधर लिख देती हूँ मैं, इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, if capital fund is not given तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, हमें ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओके, ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ फर्स्ट टाइप, ठीक है। और सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप में क्या दिया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम में क्या दिया जाएगा, आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको कभी भी क्या मिलेगा, कैपिटल फंड मिलेगा, ठीक है। और क्या दिया जाता है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और क्या, एडजस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब दिया जाएगा। और हमें सॉल्यूशन में क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाना है हमें, इधर बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। इस टाइम पे सेकंड टाइप में आपको कैपिटल फंड कभी भी दिया जाता है, इसके लिए आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सॉल्यूशन में मेनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनानी है, इधर भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर भी हमें बनानी है न्यू बैलेंस शीट, मीन्स करंट ईयर क्लोजिंग, जो इस साल क्लोज हो रहा होगा वहां की बैलेंस शीट बनानी है। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2 टाइप की प्रॉब्लम है, मैं दोनों टाइप आपको सिखा के दूंगी। कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं सिखा के दूंगी। सब लोगों को सिर्फ अटेंशन रखना है, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अभी हम एक बार देख लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट सरप्लस कैसे निकाला जाता है और बैलेंस शीट को कैसे टैली किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट है जो हम बनाते हैं प्रॉब्लम में। तो आप लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट करते टाइम क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। जिस भी फॉर्म के हम बुक में बना रहे हैं तो उनका बुक का नाम लिखेंगे, उन फॉर्म का नाम लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मीन्स कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, करंट ईयर के लिए बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसा फॉर्मेट हमारा है हमेशा रहता है वैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये न्यू बैलेंस शीट है, ओके। जो कि हम ये प्रॉब्लम में कभी भी फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो हमें क्या बनाना रहता है, मेनली ये 2 चीजें बनानी रहती है, ठीक है। तो क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स क्या, नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके। और यहाँ पर क्या आएगा, इनकम में क्या आता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस वजह से सारी इनकम हो या प्रॉफिट हो इधर आता है और सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इस साइड में आते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे टाइप की चीज आती है, रिवेन्यू नेचर आइटम्स आती है। रिवेन्यू नेचर आइटम्स हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया जाता है, रिसिप्ट साइड का हम जाता है जो बार बार इनकम मिलती है उसे बोलते हैं इनकम में जाता है, और जो बार बार खर्चा होता है वो होता है रिवेन्यू पेमेंट, और वो जाता है एक्सपेंडिचर में।
आपको ये दिया जाए किधर जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिया जाएगा और हम डालेंगे किधर, इनकम में डालेंगे। और रिवेन्यू पेमेंट आपको दिया जाएगा पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट में दिया जाएगा और हम डालेंगे एक्सपेंडिचर में। रिवेन्यू नेचर आइटम्स हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो चीजें बार बार होती है, तो इनकम है और वो खर्चा है फर्म का, इस वजह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ का बैलेंसिंग यहाँ का बैलेंस जाएगा यहाँ पे और ये होनी चाहिए टैली। ठीक है, ये तो आपको पता ही था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन अब इनको बैलेंसिंग, इनका बैलेंस कैसे निकालेंगे और यहाँ पर कैसे डालेंगे। ठीक है, तो क्या है, अभी इनकम का टोटल देखेंगे। अगर आप लोगों को इनकम का टोटल मिलता है ज्यादा और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल मिलता है कम, तो वो क्या है, इनकम का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंडिचर का टोटल कम है। मीन्स क्या, इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है ना। मान लो एग्जाम्पल के देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर इनकम हो रहा है 10,000, खर्चा हुआ 8,000, तो 2,000 अभी भी बचत हो रही है, राइट। इनकम ज्यादा और खर्चा कम है, तो कैसा सिचुएशन है, अपनी इनकम ज्यादा होनी चाहिए और खर्चा कम होना चाहिए। तो कैसी सिचुएशन है, पॉजिटिव है, 2,000 आपके बचेंगे, सेविंग होगी 2,000, राइट। तो वो इस वजह से हम किधर लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल करने के लिए मैं किस साइड में लिखूंगी, अब ये टोटल में हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे, राइट। यहाँ पर भी हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। और जिस साइड में कम पड़ता है, अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। किस साइड में कम दिख रहे हैं, डेबिट साइड में कम दिख रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ मान लो 8,000 एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल है कितना है, यहाँ पर मान लो 10,000 है, यहाँ पर कितना टोटल आया 8,000 है, यहाँ का टोटल कितना है 8,000 है। तो ये कैसी सिचुएशन है, इनकम ज्यादा है, जब इनकम ज्यादा होती है, इनकम कितना था, एग्जाम्पल, हाँ ये दिस इज व्हाट एग्जाम्पल, ओके। हमेशा 10,000 और 8,000 नहीं रहेगा। इनकम है मान लो 10,000 और एक्सपेंडिचर है 8,000, तो मतलब क्या हुआ, ये 2,000 क्या होगा, ये क्या होगा, सरप्लस होगा। ठीक है, 2,000 क्या होगा, सरप्लस होगा। और जिस साइड में कम दिख रहा है हम उधर के लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में जाके क्या लिखेंगे हम, टू सरप्लस, जाके मैं लिख दूंगी सरप्लस, ओके। ठीक है, और मैं सरप्लस क्या कर देती हूँ, सरप्लस को हम क्या करते हैं, एडेड टू कैपिटल फंड, एडेड टू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में हम जाके क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड किधर आता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओके। उसके बाद जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सरप्लस ही मिले, हो सकता है आपको क्या मिले, डेफिसिट मिले। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, और मतलब क्यों, दोनों में से एक रहेगा, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, है ना। क्या है, आपकी डेबिट साइड टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड टोटल कम है, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो ये तो नेगेटिव सिचुएशन हो गया ना। कभी भी घर में भी हम देखते हैं क्या होना चाहिए, खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए और इनकम ज्यादा होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, क्या हो गया, डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब नेगेटिव सिचुएशन है। तो यहाँ पर हम टोटल में कौन सा लिखेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है, किस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है ना, तो डेबिट की अमाउंट हम टोटल में लिखेंगे, दोनों की साइड में डेबिट का टोटल है ना, डेबिट की अमाउंट लिखेंगे इधर। और क्या ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिस साइड में भी कम दिखते हैं उस साइड में लिखते हैं इक्वल करने के लिए, तो इधर लिखेंगे हम बाय डेफिसिट, ओके। डेफिसिट मीन्स ये सरप्लस क्या है, सरप्लस क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब हमारी इनकम ज्यादा होती है, एक्सेस ऑफ इनकम मतलब जब हमारी इनकम ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर, किससे ज्यादा है, एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो वो क्या है, सरप्लस है। और डेफिसिट मतलब क्या, जब आपका क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओके। और ये किधर जाती है, माइनस फ्रॉम कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में से हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ओके। ठीक है, ओके, समझ में आया। अभी जैसे हमने इधर दिया था, यहाँ का टोटल मान लो 10,000 है, यहाँ का 8,000 है, तो 2,000 का खर्चा ज्यादा है, तो हम इस साइड में लिखेंगे और ये कैपिटल फंड में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं ये रख देती हूँ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होनी चाहिए कि हमेशा यही वैल्यू आती है, ये वैल्यू नहीं आती। ठीक है, ओके, मैं रख देती हूँ। या तो सरप्लस आएगा या तो क्या आएगा, डेफिसिट आएगा, या तो सरप्लस है या तो डेफिसिट है, ये और ऑप्शन में है। ठीक है ना, और मतलब या तो डेफिसिट या तो सरप्लस। अब यहाँ पर कैसे करते हैं हम, अभी मैंने आपको बताया था क्या है, बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, पहली बात है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या आता है,
हम इसमें कैसी टाइप की चीजें लिखते हैं, जैसे वहां पर आते हैं रिवेन्यू नेचर आइटम्स, यहाँ पर आती है कैपिटल नेचर आइटम्स, राइट। कैपिटल नेचर आइटम्स किधर रिकॉर्ड करते हैं हम, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। कैपिटल नेचर आइटम्स हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अब इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे हम, सबसे पहले इधर देखेंगे, इधर क्या है, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है तो ठीक है, सेकंड टाइप में तो आपको कभी भी कैपिटल फंड दिया जाएगा, फर्स्ट टाइप में अगर नहीं दिया जाता तो मैं निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम सब सीखेंगे, डोंट वरी। कैपिटल फंड, उसके बाद दो चीजें कंपल्सरी कैपिटल फंड में ऐड होती है, एक लाइफ मेंबरशिप फीस और एक कैपिटल फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, और क्या ऐड होता है, लीगेसीज ऐड होता है। ओके, लाइफ मेंबरशिप फीस और लीगेसीज ऐड होता है। अगर आप लोगों को बोला गया कि इसी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, एडजस्टमेंट में बोला गया है कि एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज कर दो, डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटलाइज कर दो, या फिर किसी भी चीज को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज वर्ड मीन्स व्हाट, कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दो। कैपिटलाइज मीन्स व्हाट, कैपिटल फंड में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, मतलब उसको भी क्या कर देंगे हम, कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को बोला गया है तो, नहीं तो नहीं। ओके, तो वो सिचुएशन पे दिया जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही, नहीं तो आप कंपलसरी ऐड कर दोगे, तो वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बोला गया है एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड में ऐड करो, कैपिटलाइज करो, देन ओनली वी विल ऐड इन द कैपिटल फंड, अदरवाइज वी विल नॉट ऐड। ओके, तो यहाँ पर और क्या होगा, अगर आपको सरप्लस मिलता है, सरप्लस मिलता है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो वो होता है सरप्लस। लिखते हैं हम डेबिट साइड में, क्योंकि हमें डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल करना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सरप्लस ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास सरप्लस आया तो सरप्लस ऐड हो जाता है, और अगर आप लोगों के पास डेफिसिट आए मतलब एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा आता है, तो अगर खर्चा ज्यादा है तो वो होता है डेफिसिट, और डेफिसिट क्या होगा, कैपिटल फंड में क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है। तो फाइनल कैपिटल फंड हमारे पास इधर आ जाएगा। ओके, और क्या है, यहाँ पर क्या आता है, और क्या क्या चीजें आती है, या तो कैपिटल फंड मतलब सारी कैपिटल फंड तो आता ही आता है, स्टार्टिंग में कैपिटल फंड लिखना है, बाद में जो भी कैपिटल रिसिप्ट है आपके पास वो आ जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट सारे टाइप की, मतलब आपको मान लो डोनेशन मिला एक पर्टिकुलर काम के लिए तो वो भी किधर आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा, मतलब सारी चीजें इधर आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, असेट मतलब कैपिटल पेमेंट हमारे पास इधर आ जाता है। कैपिटल पेमेंट मतलब अगर आपने कोई एसेट खरीदा, जैसे कि आप परचेस ऑफ असेट, अगर आपने कोई एसेट खरीदा तो वो तो असेट तो पेमेंट, असेट तो असेट में आएगा, वो एक बार का खर्चा है ना, ठीक है। तो मतलब आपको कोई भी एक पेमेंट मिली एक पर्टिकुलर काम की मिली है तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। ओके, कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट इधर आती है, क्योंकि इधर कैपिटल नेचर के आइटम्स आते हैं और कैपिटल फंड तो आता ही आता है, उसके ऊपर ये कंपल्सरी होता है कैलकुलेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर बेसिक्स इन दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो मैंने बेसिक्स के 3 पार्ट डाले हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बेसिक्स ऑफ द नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसमें मैंने सारा बेसिक्स आपको क्लियर करके दिया है। तभी भी आपको कुछ डाउट रहता है तो वो हम क्या करेंगे, अभी आगे के चैप्टर्स जाएंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन का कोई एडजस्टमेंट है, मैं एक एक चीज आपको सोल्व करके बताऊंगी। और मतलब कैपिटल फंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें देखना है। सब्सक्रिप्शन के 2 तरीके रहते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेशन में देखेंगे। बेसिक्स यहाँ तक था। ओके, इसके आगे कुछ भी बेसिक नहीं है, कुछ भी बेसिक बाकी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो सब लोग ध्यान से वीडियो देखिए, ध्यान से अटेंशन से देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए। एंड सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टडी ऑन द फोकस, देन आफ्टर यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और लेक्चर कैसा लगा, अगर आप लोगों को समझ में आया देन लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। और जिससे क्या होगा, मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ताकि मैं आपको लोगों को सारा सिखा सकूं, सब लोगों को गाइडेंस मिल सके। ओके, और लेक्चर को शेयर कीजिए, मेनली 12th स्टैंडर्ड को, 11th स्टैंडर्ड को, ताकि उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम में क्राइसिस आ रहे हैं, स्टडी में क्राइसिस आ रहे हैं ड्यू टू द COVID-19 प्रॉब्लम, ओके, वो सॉल्व हो सके। और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द प्रॉब्लम्स, आई विल स्टार्ट द प्रॉब्लम। लेकिन हम हर एक चीज सीखेंगे, सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं, कैपिटल फंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन द प्रॉब्लम्स। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।